Wish you a very warm good morning to all of you. As you all know that we were discussing about the new chapter 9 from history, the making of religious culture. In this chapter we have already discussed about what is religious culture, developing the language during the medieval period and Bengali, Asami, Uriya, this language we were already discussed in our last lecture. Now we are going to discuss about some other languages and the some other main points. So let us start our video now. First of all, we have choose the language Marathi. तो अब हम यहाँ पे जैसे कि आपको मैं ऑलरेडी जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस के बारे में मैं अपने लास्ट वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ। तो आज जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ जिस लैंग्वेज को, उस लैंग्वेज का नाम है यहाँ पर मराठी। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मराठी लैंग्वेज को। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये है हमारे संत एकनाथ और इन्हीं के साथ एक और संत हुए थे जो थे तुकाराम। तो इन्होंने ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया डेवलपमेंट इन द ऑफ मराठी लैंग्वेज। इन्होंने बहुत सारे जो पोइट्रीज थी इनको मराठी लैंग्वेज में इन्होंने क्या किया, कंपोज किया, जिसमें से पोडवा व बलाड्स और लावनी जो कि काफ़ी हद तक यहाँ पर फेमस भी हुई। नेक्स्ट जो हमारी लैंग्वेज आती है वो आती है हमारी यहाँ पे मलयालम। ठीक है, तो आजकल के जो प्रेजेंट डे अगर हम बात करते हैं केरला को, तो इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको मलयालम लैंग्वेज के तौर पर, क्योंकि यहाँ का जो क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो मलयाली भाषा लोग हैं। इसी के साथ साथ जो यहाँ के मेन जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो स्क्रिप्ट्स हैं, वो भी किस भाषा में लिखे गए हैं, मलयालम भाषा में लिखे हैं। उसके अंतर्गत जो हम यहाँ पे इसी लैंग्वेज में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं लीला तिलकामा जो कि 14th सेंचुरी के आसपास जो उनके टेक्सेस थे रेफर हुए हैं एज अ ग्रामर और पोइट्री के अंतर्गत भी। नेक्स्ट जो लैंग्वेज इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे वो है पंजाबी लैंग्वेज। तो इसके अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसमें जो मेन जो पोइट्स थे, तो इस बारे में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो है पंजाबी लैंग्वेज के बारे में जो इसके पोइट्री था, तो उसका जो चलन था वो मुर्शीद फरीद उद्दीन ने यहाँ पे स्टार्ट किया था पंजाबी पोइट्रीज़ को 13th सेंचुरी के आसपास, 13वीं शताब्दी के आसपास में उन्होंने इसमें पोइट्री लिखना शुरू किया था। देन इसमें आगे जो पोइट्रीज़ का एक जो संगम है जिसे हम यहाँ पे आदि ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं, जो कि पंजाबी लैंग्वेज में लिखा गया है। और इस लैंग्वेज को और आगे बढ़ाने का काम जो था वो गुरु नानक देव और इसके अलावा जो अनदर जो 9 गुरुज जो हुए हैं सिखों के, उन्होंने इसे काफ़ी हद तक बढ़ाने में भी जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। नेक्स्ट जो लैंग्वेज आती है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं वो लैंग्वेज है हमारी कन्नड़। तो जो वेरियस जो रिलीजियस थे जो यहाँ पे फॉलो किए गए इन प्रेजेंट डे कर्नाटका में, तो लेट टू डेवलप द कन्नड़ लैंग्वेज, कि वही लोग क्या थे, रिलीजियस जो लैंग्वेजेस थी उन्होंने ही काफ़ी हद तक यहाँ पर योगदान दिया कन्नड़ लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, मिडवल पीरियड के दौरान पे अगर में जो रिलीजियस फॉलोवर्स थे उन्होंने ही आगे चलकर कन्नड़ लैंग्वेज को काफ़ी हद तक यहाँ पर कर्नाटक में कन्नड़ लैंग्वेज को डेवलप करने का श्रेय उन्हीं लोगों को जाता है। जो इसका लिटरेचरी वर्क है वो ज़्यादातर यहाँ पे कंपोज किया गया था जैन के द्वारा, विशेष वीर शिवास तथा ब्राह्मिन्स इज़ अवेलेबल इन कन्नड़ा, कि जो यहाँ पे जो है ये चीज़ें जो हैं ये ज़्यादातर कन्नड़ लैंग्वेज में भी अवेलेबल हो चुकी। पहले ये जो चीज़ें हिंदी में थी या फिर जो जैन की जो भाषा थी लोकल लैंग्वेज, अब उससे ये कन्नड़ में भी इनको डेवलप अवेलेबल करवा दिया गया है। नेक्स्ट जो लैंग्वेज आती है वो आती है तेलुगु, जो सबसे हमारा जो एक एपिक ग्रंथ है जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। तो इस एपिक को यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है तेलुगु में किसके द्वारा, नैनाज के द्वारा। देन तिकाना एंड येरापेरागेंडा बिटवीन 11 to 14 सेंचुरी विजयनगरा रूलर्स प्रमोटेड तेलुगु। जो विजयनगर के जो रूलर थे, आप लोगों को याद है ना, तेनाली रामा जो विजयनगर कृष्णानगर जो इस तरीके से जो संबंधित थे, तो उन्होंने ही यहाँ पे क्या किया था, जो वहाँ के जो विजयनगर के जो रूलर थे उन्हीं विजयनगर के रूलर ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज को उन्होंने प्रमोट किया ताकि वो और भी ज़्यादा विकसित हो सके। नेक्स्ट और लास्ट लैंग्वेज जो इसके बीच में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यहाँ पे तमिल लैंग्वेज। तो जो तमिल लैंग्वेज है वो है प्रबंधा, वॉज अ
कलेक्शन ऑफ 12 एल्बर्स इन तमिल। अब एल्बर्स और नारायणस को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एल्बर्स कौन? जो कि विष्णु की पूजा करते हैं, और नारायणस कौन? जो कि शिव की पूजा करते हैं। तो जो यहाँ पे प्रबंधा है उन्होंने लगभग 12 जो है एल्बर्स के द्वारा यहाँ पे उसको तमिल में कन्वर्ट किया है। इसी के द्वारा तवाराम जो थे इसके लिटरेचर, वाइल तवाराम वॉज द लिटरेचर ऑफ द नारायणा, जो कि तवाराम है वो किसके लिए जाना जाता है? वो नारायणास के लिटरेचर के तौर पर उसको जाना जाता है। चोला पीरियड के दौरान पर सबसे ज़्यादा प्रमोट किया गया था तमिल लैंग्वेज को। एंड कंबन रोड द रामायण इन तमिल ड्यूरिंग हिज पीरियड। जो कंबन्स थे उन्होंने यहाँ पे क्या किया है? रामायण को उन्होंने अपने पीरियड के दौरान पर तमिल लैंग्वेज में भी लिखने का काम किया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पेंटिंग्स, कि अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पेंटिंग्स के बारे में कि किस तरह के जो रूलर्स आए उन्होंने किस तरह से पेंटिंग को इम्पोर्टेंस दिया मध्यकालीन भारत में। ठीक है ना। जो पेंटिंग्स की अगर हम बात करते तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्ट के तौर पर इसको देखा गया था मध्यकालीन भारत में। तो जो यहाँ के जो किंग थे वो पैट्रोनोइस थे। किसके? पैट्रोनोइस द पेंटर्स हु डेकोरेटेड द टेम्पल एंड द फोर्ट प्लेसेस विथ पेंटिंग। कि जो यहाँ के उस समय के जो राजा महाराजा थे वो काफ़ी हद तक यहाँ पे किस चीज़ के जो पैट्रोनोइस थे, प्रशंसक थे उन पेंटर्स के, जो कि यहाँ पे टेम्पल्स को, फोर्ट्स को, कि महलों को क्या करते थे? अपनी पेंटिंग के ज़रिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाने का काम करते थे। यहाँ तक कि वो फॉलो करते थे डिफरेंट पेंटिंग्स को जो कि डेवलप्ड थी। जो उस समय के समय जो पेंटिंग्स थी ज़्यादातर जो डेवलप थी वो उन तरह की पेंटिंग्स को भी यहाँ पर फॉलो करते थे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप ये नीचे कुछ पेंटिंग्स के नाम दिए गए हैं, हम इनको आगे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मिनिएचर पेंटिंग सबसे पहले हमें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मिनिएचर पेंटिंग। तो मिनिएचर पेंटिंग क्या है? दीज वर द क्रिएटेड ऑन द क्लॉथ और पेपर इन स्मॉल साइज एंड वर यूज्ड इन इंस्ट्रक्टिंग द हिस्टोरिकल एंड द पोइट्रिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स। कि ये वो चीज़ होती थी जिनको हम छोटे कपड़ों के ऊपर, तो मिनिएचर पेंटिंग्स वो पेंटिंग्स होती हैं जो कि कपड़ों या पेपर के ऊपर इसको बनाया जाता है, जो कि बहुत ही छोटे साइज़ की होती हैं। जस्ट एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, कि ये जो पिक्चर है ये मे बी जो है ये किसी कपड़े के ऊपर या किसी कागज़ के ऊपर इसको बनाया गया होगा, और ये बहुत ही छोटी होती है साइज़ में। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस तरह की जो पेंटिंग्स होती हैं ये ज़्यादातर यहाँ पे क्या करती, हिस्टोरिकल एंड जो पोइट्रिकल जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं ये उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है। देन जो मुगल्स थे इन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट किया इस तरह की पेंटिंग्स को, क्योंकि ये उन्हीं के शासनकाल में जो था सबसे ज़्यादा मिनिएचर पेंटिंग्स को जो है वो बल मिला। मिनिएचर जो पेंटिंग्स थी उसको बनाया जाता था और लोगों के बीच में भी उसको लाया जाता था। नेक्स्ट जिस पेंटिंग की मैं बात करने वाली हूँ वो है हमारी राजस्थानी पेंटिंग। राजस्थानी जो पेंटिंग है जो सबसे ज़्यादा जो उस समय के दौरान पर डेवलप्ड हुई और फेमस हुई वो थी मेवाड़ की, जोधपुर की, बूंदी की, बीकानेर, कोटा एंड किशनगढ़ जो थी यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हुई थी राजस्थानी। और जो राजपूत स्टाइल्स की जो पेंटिंग थी ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर डेवलप्ड हुई। इस पेंटिंग में भी सबसे ज़्यादा जो फेमस पेंटिंग हुई थी जो थी वो लैंडस्केप्स की थी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो थी कुछ ही ह्यूमन फिगर्स को यहाँ पे बनाया जाता था। इसका ज़्यादातर जो यूज़ होता था डार्क एंड डीप कलर्स वॉज द स्पेशल फिगर की। जैसे कि आप इस पेंटिंग में देख रहे हैं ना, ये मिनिएचर पेंटिंग है राजस्थान की। अगर आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे कहीं की जो डार्क जैसे ग्रीन है, डार्क कलर है, तो ज़्यादातर यहाँ पे डार्क कलर की जो पेंटिंग्स थे और डीप कलर जो होते थे ये उस तरह के कलर्स को यूज़ करके इस पेंटिंग को बनाने का सबसे ज़्यादा यहाँ पर चलन था। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ जिस भी पेंटिंग्स की, तो ये हमारी आती है पहरी और द कांगड़ा पेंटिंग। पहरी और कांगड़ा जो पेंटिंग थी ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे डेवलप्ड हुई थी? फुट हिल ऑफ द हिमालयाज एंड वॉज फर्लिश्ड इन द चंबा, गुलर, कुल्लू, मंडी, कंगरा एंड बोसी हिल ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। ये सबसे ज़्यादा ये जो पेंटिंग्स थी ये फेमस हुई थी हिमालय के निचले लेवल से इसको शुरू किया गया था। उसके बाद ये चंबा, गुलर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और यहाँ पे जो आती है आपकी बोसी हिल या जो कि 18वीं शताब्दी के आसपास था, वहाँ से इसको सबसे ज़्यादा यहाँ पर बल मिला। जो यहाँ पे राजा आए एक संसार चंद, इन्होंने ये क्या थे वॉज द चीफ पैट्रॉन्स की वो सबसे ज़्यादा इस तरह की पेंटिंग जो आती थी ना पहरी और कांगड़ा पेंटिंग, इसके सबसे ज़्यादा वो मुरीद थे, या यूँ बोला जाए कि सबसे ज़्यादा इनको इस तरह की पेंटिंग्स थी वो पसंद थी।
नेक्स्ट जो इसमें आती है वो आती है डेक्कनी स्टाइल पेंटिंग। इस तरह की जो पेंटिंग्स थी इसका डेवलपमेंट हुआ था 16वीं शताब्दी के आसपास किंगडम ऑफ अहमदगढ़ कि अहमदनगर के जो आसपास का जो पूरा राज्य था वहाँ पर इस तरह की जो पेंटिंग थी 16वीं शताब्दी के आसपास बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। बीजापुर एंड द गोलकांडा, ये जो ऐसी जगहें थी जहाँ पर इस तरह की पेंटिंग को भी फेमस पाया गया। देन दिस डिस्पेक्ट्स बैटल सीन्स, यहाँ पे इस तरह की पेंटिंग्स में किस तरीके किन चीज़ों को दर्शाया जाता था, बैटल फील्ड को दर्शाया जाता था, किंग को अलग अलग मुद्राओं में दिखाया जाता था। इसी के साथ साथ इसमें जो यूज़ किए जाने वाले जो कलर थे वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते थे। जैसे कि हमने यहाँ पे राजस्थानी पेंटिंग में देखा कि डीप एंड डार्क कलर का यूज़ किया जाता था, बट यहाँ पे लाइट कलर्स का यूज़ जो है वो किया जाता था। इसी के साथ साथ डिटेलिंग्स फॉर एक्सीलेंस, कि उसमें एक एक बारीकी को वहाँ पे दर्शाया जाता था कि किस तरह से जो है राजा की मुद्राएं हो चाहे बैटल हो, हर एक चीज़ को बहुत ही आसानी के साथ या बहुत ही डिटेल वाइज वहाँ पे दर्शाया जाता था। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड वाज द चीफ पैट्रन, जो इब्राहिम आदिल शाह थे वो इस तरह की पेंटिंग्स के बहुत ही ज़्यादा मुरीद थे। देन हम इसमें आगे डिस्कस करने वाले हैं म्यूज़िक को। म्यूज़िक की अगर हम बात करें तो जो हमारा मध्यकालीन जो भारत है वो ना केवल हमारे यहाँ पे साहित्य के लिए जाना गया, ना केवल वो मुगल काल के लिए जाना गया, ना केवल पेंटिंग्स आर्किटेक्चर के लिए जाना गया, बल्कि म्यूज़िक और डांस जैसी चीज़ों के लिए भी जो मध्यकालीन भारत था वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फेमस हुआ था। म्यूज़िक जो था, म्यूज़िक प्रोस्पेड विद द कमिंग ऑफ द तुर्कीज़, कि जब टर्कीज़ यहाँ पर आए थे तो उन्हीं के साथ ही यहाँ पर म्यूज़िक भी हमारे यहाँ पर आया था। यहाँ तक कि यहाँ पे बहुत सारे फ्यूज़न भी देखने को मिला, किसका, पार्सियन, अरेबिक और इंडियन म्यूज़िक का, जो कि जिसने यहाँ पे क्रिएट किया एक नए स्टाइल के म्यूज़िक को। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, यानी कि हम यहाँ पे अगर जो मुगल कालीन मध्यकालीन भारत में अगर हम मुगल काल की यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें उन्होंने बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे रबाब हो गया, सारंगी हो गया ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्या हुए थे, इंट्रोड्यूस हुए थे। इसके अलावा जैसे जो आमिर खुसरो थे, इन्होंने यहाँ पे कंबाइन किया था पार्शियन और इंडियन मेलोडीज़ को, ताकि वो यहाँ पे क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके एक नए राग को एंड उसको पॉपुलराइज कर सके कव्वाली और ख्याल के अंतर्गत, के द्वारा उसको यहाँ पर और भी ज़्यादा फेमस कर सके। इसी पीरियड के दौरान पर हमने क्या देखा कि जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक था उसको यहाँ पे डिवाइड किया गया दो भागों में, एक हिंदुस्तानी तानी जो कि प्रैक्टिस किया जाता था नॉर्थ इंडिया में, दूसरा यहाँ पर कार्नेटिक जो कि यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता था साउथ इंडिया में। तानसेन वॉज अ फेमस सिंगर इन द कोर्ट ऑफ अकबर, तानसेन जो थे वो उस समय के सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जो है वो गायक थे, जो कि अकबर के दरबार में एक रत्न के तौर पर उनको रखा गया था। आप लोगों ने सुना ना अकबर के जो 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों में एक स्थान जो था वो तानसेन का भी था। देन इसी पूरे काल में हमने जहाँ पे देखा, इस काल को हम भक्ति और सूफी के काल से भी जानते हैं, तो इसी पूरे काल में सूफी और जो भक्ति संत थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए, क्योंकि ये ग्रुप में होकर के सिंगिंग किया करते थे। उनकी जो स्किल थी वो दोनों ही तरह की थी, गाने की भी थी और म्यूजिशियंस की के तौर पर भी थी, ठीक है। देन उसके अलावा ये जो भी उस समय गाने गाए जाते थे वो डिवोशनल सॉन्ग्स होते थे, जो कि एक अलग ही तरह का मैसेज यहाँ पर दिया करते थे, जैसे कबीर, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, मर्दाना एक्सेट्रा जो थी, ये यहाँ के उस समय काल के बहुत ही ज़्यादा फेमस कवियों में से एक माने गए, जो पोइट्रिस थे बहुत ज़्यादा माने गए। इसी के साथ साथ जो भी संत यहाँ पे थे वो डिवोशनल सॉन्ग को यहाँ पर गाया करते थे। सितार वॉज द इन्वेंटेड बाय द आमिर खुसरो, जो सितार है आप लोगों ने देखा ना सितार, तो वो जो है वो आमिर खुसरो के द्वारा ही उसको वहाँ पे इन्वेंट किया गया था, और यहाँ पे उसको क्या गया, कंबाइनिंग किया गया इंडियन वीणा के साथ में, ठीक है, एंड ईरानिश तंबूरा के साथ में इसको यहाँ पर एमर्ज करके बनाया गया था। नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, वो है हमारा यहाँ पर डांस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा मध्यकालीन भारत था वो ना केवल मुगल काल के लिए जाना गया, उसके काल में जो कलाएं फेमस हुई, जो आर्ट फेमस हुआ उसके लिए जाना गया, बल्कि इसके साथ साथ जो मुगल काल था वो हमारा डांस के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, क्योंकि इस समय के दौरान पर बहुत सारे जो इंडियन क्लासिकल डांस थे वो बहुत ही ज़्यादा जो थे वो सामने आए और अलग अलग जो फॉर्म्स थी इंडियन क्लासिकल डांस की वो सामने आई मध्यकालीन भारत के समय पे। मोस्ट ऑफ जो डांस थे वो कैसे थे, वो यहाँ पे डेवलप्ड हुए थे मंदिरों के आधार पर, क्योंकि उस समय जो
डांस करने की एक जो प्रवृत्ति थी वो इसलिए किया जाता था कि ये एक कला के तौर पे माना जाता था, ये एक अपना एक डिवोशन के आधार पे माना जाता था कि जैसे कुछ लोग थे मंदिरों में डांस वगैरह करके भगवान के प्रति अपनी भावना को वहाँ पे समर्पित करते थे, तो वहाँ से जो था ये डांस का विकास हुआ था, जिसमें भरतनाट्यम था वॉज द पेट्रोनाइज्ड बाय द चोलास, की जो भरतनाट्यम था इसकी सबसे ज़्यादा जो प्रशंसा थी वो चोला राजाओं के रूलर के द्वारा किया गया। कथकली इसमें हुआ, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मणिपुरी, ये कुछ ऐसे जो डांस फॉर्म थे जो अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में उस समय के दौरान पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डेवलप्ड हुए थे। जो इसमें कथक था ये इवॉल्व था एज अ डिस्ट्रिक्ट डांस इन द नॉर्थ इंडिया, इसको नॉर्थ इंडिया के डांस के तौर पर भी जाना जाता था। जो वर्ड आता है कथक, इसका मतलब यहाँ पे है वर्ड कथक मीन्स है स्टोरी, और जो अंडर द जो कि मुगल्स के द्वारा इसको काफ़ी हद तक सराहा गया था, और बाद में जो कथक था यहाँ पर मूव ऑन हो चुका था किसकी तरफ, डिवोशनल की तरफ, जो कि मतलब डिवोशनल से वो यहाँ पे कन्वर्टली टोटली यहाँ पे जो हो चुका था वो मूव हो चुका था एंटरटेनमेंट की तरफ हो चुका था। जो स्टोरी होती थी राधा और कृष्णा की, जो प्रेजेंट किया जाता था इस डांस के जरिए। इसी के साथ साथ जो मुगल्स थे दिल्ली के और जो नवाब थे लखनऊ के, वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे स्पेशली नवाब वाजिद अली खान शाह जो थे, ये सबसे ज़्यादा इसको क्या करते थे, कथक जैसे जो डांस थे इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करते थे। देन इसके अलावा जो और भी जो घरानाज हुए, जो फैमिलीज हुई, जो कथक डांसर्स के तौर पर जिनको यहाँ पे जाना गया, कॉल्ड द जयपुर एंड लखनऊ घराना, उनको यहाँ पे जयपुर और लखनऊ घरानाज के तौर पर जाना गया और उनको इसी तरह भी इस्टेब्लिश किया गया था। तो आज हम सब ने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे जो चैप्टर स्टार्ट किया था द मेकिंग ऑफ रिलीजियस कल्चर, तो इस पूरे रिलीजियस कल्चर में हमने यहाँ पे रिलीजियस कल्चर की मीनिंग से लेकर के जिस लैंग्वेज में उस कल्चर को डेवलप्ड किया गया, चाहे आपकी बंगाली हो, मराठी हो, आसमी हो, उड़िया हो, पंजाबी हो, कन्नड़ा हो, तेलुगु हो, तमिल हो, इन भाषाओं का हमने यहाँ पे जिक्र पढ़ा कि किस तरीके से इन भाषाओं ने धीरे धीरे जो है उस समय के जो उस समय काल में जो पोइट्स हुए हैं, जो कवि हुए, उन्होंने इन भाषाओं में जो अपनी कविताएं लिखी, अपनी रचनाओं को लिख करके काफ़ी हद तक ख्याति प्रदान की। साथ ही साथ हमने उस समय में जो पेंटिंग्स किया जाता है जो अलग अलग तरीके की पेंटिंग, जैसे कि मिनिएचर पेंटिंग्स थी जो कि कपड़े के ऊपर या पेपर के ऊपर की जाती थी, उसी तरीके की कुछ जो है राजस्थानी पेंटिंग्स हुई हैं जो भी उस समय के दौरान पे बहुत ज़्यादा फेमस थी, जो कि अलग अलग राजस्थानी और राजपूत ताना के जरिए जो है काफ़ी हद तक फेमस था। म्यूज़िक जो कि उस समय में मैंने बताया आप लोगों के कि क्योंकि भक्ति काल जो था वो जो हमारा मध्यकालीन भारत था वो भक्ति काल के नाम से भी जाना गया, तो उसमें सूफी और जो भक्ति मूवमेंट्स के अंतर्गत जितने भी जो कवि हुए, उन्होंने जो छंद लिखे, जो रचनाएं लिखी, वो सबको कंपोज्ड जो किया गया, वो भी काफ़ी हद तक जो है फेमस हुए इसी शासनकाल के दौरान पर। लास्ट जो हमारा टॉपिक था डांसिंग वाला, तो हमने देखा कि पूरे भारत में जिस तरह से कला का एक जो दौर चल रहा था, वो कला का दौर वहाँ पे थमा नहीं बल्कि और आगे बढ़ा डांस के तौर पर। अलग अलग जो इंडियन क्लासिकल जो डांस थे वो उभर करके आए, फिर चाहे वो भरतनाट्यम हो, उड़ीसी हो, मणिपुरी हो, कथक हो, तक हो, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ों ने काफ़ी हद तक जो है ख्याति बटोरी, जिसमें से मेन जो था वो कथक जो था, क्योंकि एक स्टोरी बेस्ड डांस हुआ करता था जिसमें राधा कृष्ण की स्टोरी या फिर अन्य जो देवी देवताओं की जो स्टोरी होती थी उसको इनके जरिए दर्शाने का, नृत्य के जरिए दर्शाने का काम किया गया। ना केवल हिंदू राजा बल्कि जो मुस्लिम जो राजा थे मध्यकालीन भारत के, उन सभी को इसके लिए काफ़ी हद तक जो थे वो फाउंड थे, उन सभी को ये चीज़ें जो थी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पसंद भी आती थी। तो आज का ये लेक्चर है इतना ही है, इसके आगे जो भी इसके एक्सरसाइज है मैं आपको कल दूंगी। हैव अ नाइस डे टू ऑल।